यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो है सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे पास है, और अगर हम ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं तो किस मॉडल पे हमें बढ़ना चाहिए, या जो किताबें हैं वो कैसी लिखी जानी चाहिए, इवन एनसीईआरटी से लेकर के सब कुछ, और दिक्कत कहाँ रह गई है, क्यों हम पढ़ने के बाद भी चीज़ों की समझ नहीं बना पाते, पूरा एजुकेशन सिस्टम क्यों फेल कर रहा है भारत का बार बार। ये फेल्योर ही है, फेल्योर है। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जिनका बहुत आपको उपयोग नहीं होगा, बहुत यूज़ नहीं होगा। मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग कर दूंगा, आपके मन में एक दुविधा रह जाएगी उन शब्दों के उपयोग के बाद, मतलब जब एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे हम। और वो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा होगा क्योंकि जब फर्दर आप कोई और विषय जब पढ़ेंगे, जब उन चीज़ों का उपयोग आपको मिलेगा तो वो चीज़ें उस पैटर्न पे वहाँ पे आप जोड़ने में सफल हो जाएं, है ना। तो इसको मतलब मैं कहता हूँ कि ये बूमरैंग मॉडल है ना, ऑफ एजुकेशन है ये, एडुकेशन बूमरैंग है ना, मॉडल ऑफ एजुकेशन। थोड़ी बहुत हम चर्चा अपनी क्लास में कर भी चुके हैं पहली चीज़ों का। थोड़ा सा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे है क्या कि हमेशा कुछ हमारे पास शब्द होते हैं जिसको लेकर के हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक नॉलेज एक शब्द है अपने आप में, और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है। नॉलेज, ज्ञान जो है वो अपने आप में बड़ा मतलब दुविधापूर्ण रह जाता है। इसकी दुविधा कब खत्म होती है इस शब्द की, जब आप एक सीमा के परे जा कर के जब सब कुछ पढ़ लोगे, 40 साल 50 साल के हो जाओगे, अगर आपकी रुचि रह गई अध्ययन में, तब आपको ये क्लियर होता है कि नॉलेज क्या है। तो ये थोड़ा सा एक रिस्की शब्द है। इसलिए हम जिस शब्द में हमें बढ़ना चाहिए वो असल में उसकी जो पृष्ठभूमि है आपको एनलाइटमेंट से मिल जाएगी, जिसको हम यूरोप वगैरह में देखते हैं। और यूरोप में विशेष रूप से आप जर्मनी में देखते हैं उसको, जर्मनी में देखते हो। और जर्मनी में बहुत सारे आपको विचारक जो है अपने दौर में पढ़ने को मिलेंगे, मतलब अगर आप पढ़ोगे विभिन्न विषयों को, और उन्होंने दुनिया में ज्ञान को बहुत प्रभावित भी किया। जैसे इमैनुअल कांत हैं, ये भी जर्मन हैं, कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक हीगल हैं, और इसमें एक गोथे का नाम रखा हुआ मैं। ये साहित्य के संदर्भ में आप इनको देखिए, दर्शन में मार्क्स नाम सुना ही होगा हमने साम्यवाद, इमैनुअल कांत का नाम दर्शन में बड़ा उपयोग में लाया जाता है। और जब हम अगर ध्यान से इन सब के केंद्रीय भाव को देखने की कोशिश करें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये सोच मतलब ये किस पैटर्न पे बढ़ रहे हैं, अगर कोई सेंट्रल आइडिया खोजेंगे तो जिसको हमने नॉलेज कहा, उसको जो है गतिविधि से जोड़ना चाहिए था। जैसे दूसरी चीज क्या होती है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, और ये जुड़ता है प्रैक्टिस से, अभ्यास से। अगर हम जागरूक हो जाते हैं और उसका अभ्यास ही नहीं करते हैं, हमको समझ हो गई लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब, उन चीज़ों को जानने का क्या अर्थ रह जाएगा।
और ज्ञान को गतिविधि से, जो हमने पढ़ा है वो जीवन की समस्याओं का अंत करने वाली होनी चाहिए। ठीक, कांत प्रैक्टिकल रीजन की ओर बढ़ते हैं, तर्क की ओर बढ़ते हैं, क्रिटिक्स की, तो रीजन का भी क्रिटिक करेंगे। वो बहुत सारी चीज़ों की वो आलोचना करते जाते हैं और मूल में समझने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि दिमाग जो है वो कैटेगरीज में बटा हुआ है, श्रेणियों में बटा हुआ है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो हम प्रभावित होती हैं, जो देख करके, चीज़ों को समझ करके, जिसके थ्रू जानते हैं। कुछ ऐसी हैं जो वास्तविक सत्य है उससे प्रेरित हैं। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे खाके में बांट लो दिमाग को। कुछ ऐसी हैं जैसे हरा रंग है तो प्रकृति में है तो वो हरे रंग को समझ रहा है, वो श्रेणी आपके मस्तिष्क की समझ रही है। तो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, आप बस ये समझ लोगे कि, लेकिन इनका जो सेंट्रल आइडिया है, अगर आप कांत को देखोगे, उस दर्शन में उनके निबंध को पढ़ोगे, समझोगे, तो वो बार बार ये लोग कुछ चीज़ों को उठा रहे होते हैं। कुछ इनके सवाल हैं कि पहले तो हम तर्क करके चीज़ों के सत्य को जानें, उसको समझें, और वो सिर्फ निजी जीवन के अंतर्गत ना हो बल्कि उस सार्वजनिक रूप से उसको डिबेट में हम कर सकें, उस पर हम डिबेट कर सकें। जब डिबेट कर सकेंगे, लोगों के बीच में बहस होगी, तो अब इसके पहले रिलीजन, धर्म का बहुत मजबूत होगा, धर्म बहुत मजबूत है, तो वो इस तरह के मौके नहीं देता है, इस तरह के मौके नहीं देता है। मार्क्स भी अपने पिता को लेटर लिखते हैं और उनका भी सेंट्रल आइडिया वही है। वो कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जो पीड़ा का हल ही नहीं खोज पा रही है, जो पीड़ा का हल ही नहीं खोज पा रही है, व्याप्त है इतनी गरीबी, इतनी समस्याएं हैं। तो वो भी वही दर्शन है। हीगल भी ज्ञान को व्यवहार में बदलने के लिए परेशान है, वो भी उनका दर्शन जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है, मूल वही है। गोथे जो है वो साहित्य के संदर्भ में आप इनको देखते हो, जैसे हम बहुत पढ़ लिए, लिख लिए, ये जान गए, वो जान गए, लेकिन जब हम कुछ कर ही नहीं पाए तो उससे फायदा क्या। इसको आधुनिक, है ना, फॉस्ट कहते हैं इन्होंने, जो प्ले लिखा, नाटक लिखा। भारत में मॉडर्न प्ले जो है, आपको आषाढ़ का एक दिन है, मोहन राकेश ने लिखी, यहाँ से माना जाता है कि शुरू है, खैर खोजा जा सकता है उसके पहले भी। तो उसमें भी चरित्र चित्रण होता है। एक मतलब महिला है, मल्लिका नाम है, वो कालिदास है, उससे प्रेम करती है। कालिदास बाद में कश्मीर के राजा वाजा हो जाते हैं। तो उसकी माँ है, वो कहती है कि तुम प्रेम में अनावश्यक पड़ी हो, विवाह कर लो न इस जीवन के संदर्भ में। तो बाद में वो शादी वादी नहीं करती। फिर वहाँ एक विलोम है, खैर वो तो बाद में उसको एक बेटी हो जाती है। बाद में उधर राजपाट कालिदास का चला जाता है। अच्छा, उस दौर में कालिदास बहुत कुछ लिख रहे होते हैं, तो व्यापारी आते रहते हैं, तो वो व्यापारियों से उसको खरीदती है। अब खरीदने के क्रम में उसके जो वास्तविक जीवन पे वो बहुत सारे, जिसको हम चारित्रिक बोल सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे निर्णय लेती है। लेकिन उन चीज़ों को संचयन करती है, उसको पढ़ती है। बाद में कालिदास आते हैं, घर में बेटी रो रही होती है, वो वापस चले जाते हैं। तो अब दो व्याख्याएं हैं कि एक तो अंबिका को या मल्लिका को निर्णय ले लेना चाहिए था कि वो विवाह कर लेती, सामाजिक जीवन के दायरे में रहती और वो दुविधा जो थी वो खत्म कर देती, वास्तविक भौतिक जगत के साथ जीना चाहिए था, है ना। और दूसरी एक व्याख्या और भी हो सकती है इसकी कि जो कालिदास लिख रहे थे उसको पढ़ने के बाद व्यवहारिक क्यों नहीं हो पा रहा था इंसान। अगर वो कालिदास का लिखा इतना पढ़ती थी तो वो ऐसी कैपेबल क्यों नहीं हो पाई, क्यों उसको इकट्ठा कर रही हैं, एकत्रण कर रही हैं और लास्ट में ऐसा जीवन मिलता है। तो ये एक सेंट्रल आइडिया है उधर के दौर में। इस पे ये लोग बढ़ते भी चले गए। दर्शन भी अलग अलग श्रेणियों के साथ बढ़ता चला गया। कांत भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। अब बाद में खैर दर्शन जो फिलॉसफी होंगी, ह्यूम पढ़ेंगे, बर्कले को दुनिया भर के लोगों को पढ़ते हैं। कांत के बाद फिर रसल है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, रसल के बाद से रसल खुद और उसके बाद का जो पूरा दर्शन है, पूरा जो दर्शन है वो एनालिटिक फिलॉसफी की ओर मुड़ जाता है।
जैसे अब दुनिया में एनालिटिक्स कहते हैं इसको, ये मैथ्स से बहुत जुड़ गई है ना। मूल दर्शन के सवाल जो है अब वो हैं जो हम, जैसे जहाँ पे हमारा ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, जैसे जो उसने बताया, जो हमने खोज लिया, वो दर्शन से वो चीज़ छूट गई। तो फिलॉसफी कहाँ है? जहाँ हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में रीज़न के थ्रू जान सकते हैं, जिसके समझ सकते हैं, मैथ्स के थ्रू जान सकते हैं। तो फिलॉसफी हर सब्जेक्ट में है, हर जगह व्याप्त रह गई। तो लेकिन अब हमारी जो परंपरा है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें हमारे यहाँ जो दर्शन का ये वाला हिस्सा है, ये है ही नहीं। दुनिया के विश्वविद्यालयों में अब डिपार्टमेंट ऑफ जो फिलॉसफी है वो एनालिटिक्स के डिपार्टमेंट ही कहलाते हैं। तो ये एक समस्या हो गई, इसलिए हमेशा दुविधा रह जाती है। खैर, मार्क्स का जो विचार है वो थोड़ा रेडिकल है, वो आगे आकर के प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है। बाद में इटली में ग्रामसी एक हैं, खैर उनको बाद में मुसोलिनी के समय में जेल हो जाती है, बहुत समय तक रहते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं। ग्रामसी थोड़ा सा मार्क्सिज्म को और अच्छा करते हैं, और उसी ग्रामसी के लिटरेचर को, उन्हीं चीज़ों को बढ़ाते हैं रंजीत गुहा, जो भारत में सबाल्टर्न कहलाया। रंजीत गुहा उसके फाउंडर हैं, और बहुत महत्व है चीज़ों का। इवन सुमित सरकार भी जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को अलग किया उससे। अब वो क्यों अलग किया, वो अलग कहानी है। खैर, यहाँ मैं सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ जोड़ दे रहा हूँ। अब यहीं से बहुत सारे विषय और पैदा होते हैं, आगे आकर के हम मानविकी के विषय कह देते हैं। असली में जर्मनी में मध्य वर्ग उतना मजबूत नहीं होता है अभी, फ्रांस में मजबूत हो चुका होता है। तो फ्रांस में जो आंदोलन हो रहे हैं उनका उद्देश्य दूसरा है। फ्रांस के जो विचारक हैं उनका मकसद दूसरा है, राज्य को बदल देने का मकसद है, सत्ता को बदल देने का मकसद है। लेकिन जर्मनी में अभी चूंकि मध्य वर्ग उतना मजबूत नहीं हुआ है, तो जर्मनी में अभी जो है वो बौद्धिक क्रांतियाँ ज़्यादा सशक्त हो जाती हैं, बौद्धिक क्रांतियाँ जर्मनी में ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। मानविकी के विषय हैं वही 1800 के बाद से बहुत सारे विषय पैदा हो रहे हैं दुनिया में। जैसे हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह तो 1930 के बाद, सही में मंदी के बाद जब समस्याएं आई, पैदा हुई, उसके पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का दौर है। यही वो दौर है जब समाजशास्त्र जैसे विषय पैदा होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बाद में समय में पैदा होगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जो पैदा होते हैं। लेकिन ये विषय पैदा क्यों हुए, समझ में आ रहा हूँ? ये विषय पैदा क्यों हुए, ये हमको समझना पड़ेगा। ये इसलिए पैदा हुए क्योंकि जो हमारी समस्याएं हैं जीवन की, जो हमारी जीवन की समस्याएं हैं, उसको हम हल कैसे कर सकते हैं, और उसका हल कहाँ है, किस रूप में है। चाहे वो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो मैक्रो स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो सूक्ष्म स्तर के हल की बात हो, चाहे वो बड़े स्तर की बात हो, है ना। तो फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, मानविकी के विषयों के अंतर्गत एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने ये समझा, हम जानते हैं, जैसे हमने राजनीति शास्त्र कहा, तो अगर राजनीति शास्त्र को मुख्य रूप से देखना है तो राज्य, है ना, सहमति और नागरिकता, तीन ये शब्द हैं जिसको हम अगर ध्यान से समझेंगे कि राज्य क्या है, तो कॉमनवेल्थ, लेवाइथन जैसे चीज़ों को हम, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ों को हम के थ्रू समझ सकते हैं कि एक समझौता है, जिस तरह हम बेहतर जीवन स्तर के लिए मानते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे भारत में भी लोकतंत्र जैसी व्यवस्था है ना। दूसरा जो विषय है समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जैसे यहाँ पे नागरिक है, तो समाजशास्त्र मुख्य रूप से एक्टर, समूह, इस पे केंद्रित करके चलता है, अपने को ग्रुप बिहेवियर पे चलता है। जब किसी दूसरे की उपस्थिति में जो हमारा व्यवहार होता है, तभी समाज गठित होगा, अंतःक्रिया तभी होने लगती है। तो इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो एक्टर है, कम से कम, है ना। समूह बड़ा होता है तो हमारे व्यवहार को कैसे निर्धारित करने लगता है। और शुरू में, और इधर हमने जब अर्थशास्त्र की बात की, अर्थशास्त्र की बात की, तो हम यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब समझ में आ रहा हूं मैं?
नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई पहली बार आके बैठा होगा, इंतजार करेगा, समझेगा, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया है जो उनका, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब व्यक्ति अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है, और हम जब आर्थिक व्यवहार के संदर्भ में देखते हैं, जैसे हम उपभोग के लिए देख रहे होते हैं, उत्पादन के लिए देख रहे होते हैं, ये आर्थिक क्रियाएं हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये तुलनात्मक रूप से तार्किक व्यवहार करता है, और उपभोग जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो व्यक्तिवादी, थोड़ा सा हम इंडिविजुअल है ना, व्यक्तिवाद की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये उपभोग, उत्पादन, तुलनात्मक रूप से तार्किक, मांग और पूर्ति, कीमत, ये सब इसके केंद्रीय बिंदु हैं। उपयोगिता, उपभोग के साथ उपयोगिता जुड़ जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि हम प्रोपेंसिटी, झुकाव को भी देखते हैं, कीमत को भी देखते हैं, ब्याज दर को देखते हैं, निवेश को देखते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमने समझे। अभी हम उसको और आगे ले जाएंगे इसके बाद। समझ में आ रहा है ये तीन। तो मनोविज्ञान कहाँ है? वेयर इज साइकोलॉजी? मनोविज्ञान कहाँ है इसमें? मनोविज्ञान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जहाँ पे व्यक्ति, देखो कुछ चीजें व्यक्ति की जो है वो प्रकृति प्रदान है, जैसे इवोल्यूशन प्रोसेस के है, और दूसरा जो है वो संस्कृति है। व्यक्ति और संस्कृति दो चीज हैं जिसकी, जो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैंने बताया है ना कि ऐसे में पेन खाने लगूं तो आप कहोगे असांस्कृतिक व्यवहार है, पानी ग्लास में लेके ऐसे गिरा दूं तो कहोगे असांस्कृतिक है, क्योंकि बहुत सारे इनविजिबल रूल्स हैं हमारे चारों तरफ। वो चाहे अर्थव्यवस्था की भी अंदर भी संस्कृति है तो उसको हम वर्क कल्चर बोल देते हैं। राज्य की अपनी संस्कृति है, राजनीतिक व्यवस्था के अधीन है, राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से आते हैं। यहाँ आर्थिक समाजीकरण जैसा शब्द हम गढ़ सकते हैं, यहाँ सामाजिक समाजीकरण कहते हैं, जहाँ हम जाति के, धर्म के, समुदाय के, बाकी चीज़ों के को सीखते हैं, उस संस्कृति को सीखते हैं, उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। ठीक। और उसी संस्कृति और व्यक्ति जो इवोल्यूशन के थ्रू आप आए, तो जो सांस्कृतिक व्यवहार है वहाँ उसके हिसाब से हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से ऑब्जर्व करने का जो काम है वो किसका है? मनोविज्ञान का है। वो कैसे प्रभावित होती हैं, कैसे चीज़ें गढ़ी जाती हैं। अब तो ये ऐसा दायरा मनोविज्ञान के पास खुद ही है जिसमें सारे विषय अंदर आएंगे, सब कुछ ना कुछ हिस्से लेंगे। तो सोशियोलॉजी समूह के साथ कुछ साइकोलॉजी के हिस्से को भी लेगी तो सोशल साइकोलॉजी होगी, पोल साइंस भी लेगी, ये भी लेंगे, इकोनॉमिक्स वाले भी लेंगे। तो जब इकोनॉमिक्स वालों ने शुरू में नहीं लिया, फिर हम है ना बाउंडेड रेशनलिटी, बाधित तार्किकता से, और आजकल हम व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको मनोविज्ञान के उस, जो हमारे निर्णयों को हम मनोविज्ञान प्रभावित कर रहा होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन अब एक दिक्कत आके खड़ी होती है कि ये डिजाइनिंग जो है, कितना लें किससे, कितना किससे लिया जाएगा, क्योंकि हर विषय का विचार करने का अपना एक तरीका है। जैसे नागरिक के रूप में हमारा एक व्यवहार है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, हम वोट देते हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, राज्य है, वो उसको हम सहमति देते हैं, उसको हम अपने अधिकार देते हैं ना, वोट के माध्यम से हक दे रहे हैं कि तुम ये निर्णय हमारी जगह लोगे, हमारे प्रतिनिधि हैं। तो एक व्यवस्था है, उसके अधीन हम काम कर रहे हैं, तो वो प्रभावी है, वो प्रभावी है। अब ये संतुलन न टूटे तो समाज के अंदर होने वाले आंदोलन को स्वीकार करेगा राज्य, क्योंकि राज्य उससे सुधरेगा। तो जब आप सविनय अवज्ञा करोगे, असहयोग करोगे, मौन रह करके आंदोलन करोगे, उसको विरोध प्रदर्शित करोगे, तो राज्य कभी, चूंकि जिस तरीके से वो बना है, जिस तरीके से वो बना है, वो कभी नहीं मारेगा, बल्कि वो अपने पे विचार करेगा। लेकिन अगर बंदूक लेके आप खड़े होगे तो वो फिर दबाएगा उसको, तब फिर वो उसको दबाएगा, क्योंकि वो उस संतुलन के खिलाफ है, वो उस संतुलन के खिलाफ है। बहुत सारी फिर विचारधाराएं हैं, खैर हम उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे तो चीजें और विस्तारित होती चली जाएंगी। हमें कुल मिला के ये समझना चाहिए कि हमारे ये विषय हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ उसका दायरा है और दूसरे विषय से कहाँ वो जुड़ रहा है, किस तरीके से जुड़ रहा है। तो जब राज्य को देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे करता है, तो हम उसको तीन हिस्से में बांट देते हैं।
जुडिशरी, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, तीन कैसे काम करते हैं, कैसे इसकी सहभागिता को बनाया जाता है, और समाज के सदस्य को नागरिक कैसे बनाया जाता है। वो समाज का भी हिस्सा होता है, इसका भी हिस्सा होता है, और वो इसका भी हिस्सा होता है। तो हमारे असल में व्यक्तित्व के तीन आयाम हो गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हम अलग कर पा रहे हैं तीनों को? समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हो रहा है। तो अब एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? दिक्कत कहाँ है? क्योंकि देखो, जब विषयों के अंतर्गत ये होड़ हो जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स, अगर ऐसी इकोनॉमिक्स रचने लगे, इकोनॉमिस्ट ऐसी अर्थशास्त्री ऐसी अर्थशास्त्र को रचने लगे कि वो सिर्फ उन्हीं के लोगों को समझ में आए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अनावश्यक गणितीय उसमें जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ भी करेगा। ठीक है, जानना चाहिए। अब एक तरीका है कि उसको रोकें, कहाँ तक रोकें, कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक गणितीय प्रयोग होना चाहिए। सोशियोलॉजी में भी मैथ्स का कितना यूज़ होना चाहिए? पार्सन्स वगैरह ने किया था, काफ़ी यूज़ किया पार्सन्स ने, उसके पहले भी उपयोग शुरू हुए, अभी भी होते हैं। तो सोशियोलॉजी भी मैथमेटिकल मॉडर्न में चली जाती है। तो कहाँ कितना है? अब होता क्या है कि वो ऐसा ही मॉडल है कि जैसे अगर हम इस विषय के अंतर्गत कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, और हमें क्या है कि हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो देखो कुछ चीज़ ऐसी है, कुछ हम इसको फिजिक्स से डिराइव कर सकते हैं। धरती है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हमने ये देखे होंगे, करंट फ्लो होता रहता है। हर बॉडी, कुछ उसमें पार्टिकल्स हैं, कुछ उसमें पार्टिकल्स हैं जिनका एक्सचेंज होता रहता है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती रहती है। वो एटम के अंदर भी है और क्वांटम के लेवल पे भी है, वो क्वांटम के लेवल पे ही है। तो सम काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, फिजिक्स उनको अलग अलग स्तर पे बांट देगा। गुरुत्वाकर्षण बोल देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल देगा, कमजोर बोल देगा, ताकतवर बोल देगा, अलग अलग हिस्से में बांटेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे उन बलों पे विचार करके अलग अलग परिणामों को हम जान सकते हैं, अलग अलग उसके एप्लीकेशन को हम पहचान सकते हैं। जैसे जब हम न्यूटन्स क्लासिकल भौतिक विज्ञानी जिनको बोलते हैं, जैसे F = ma दिया उन्होंने, तो यहाँ बल जब हमने मुख्य रूप से लगाया, तो बल असल में इसका मकसद था कि पुश और पुल से था, और कोई कारण, और कोई बल नहीं है, किसी चीज को खींचना या धक्का देना, यही मूल रूप से वो बताना चाहते थे, उसी का उपयोग हमने किया। अब है ना, तो ये भार के और त्वरण के अनुपाती है। तो इस पे आगे व्याख्या हो, जैसे में धरती पे हम खड़े हैं तो हमारा एक मास है और एक जी है, धरती जिससे हम लगा रही होती है, तो फिर हम उस कारण से कितना बल आरोपित कर रहे हैं, तो हम पुश कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया हम पे है। तो रॉकेट साइंस में जब जाना होगा ऊपर, तब उसका उपयोग हम करेंगे क्रिया प्रतिक्रिया के संदर्भ में। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी के फ्लो को बताता है। वो बताता है कि दुनिया की टोटल एनर्जी जो है वो बहुत सारी एंट्रोपीज हैं, जिसके अंतर्गत वो निश्चित है, अलग अलग रूप बदल सकती है। ऐसे कप ग्लास में है, तो ग्लास में हम चाय रख दें और खुला छोड़ दें तो जल्दी ठंडी हो गई, बंद कर दें तो देर से ठंडी हुई। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि बंद कर दिए तो कभी ठंडी नहीं होगी, या हमने इसमें रख दिया तो और देर से ठंडी हुई, क्योंकि आप वो एंट्रोपी का स्ट्रक्चर बदल रहे हो, संरचना बदल रहे हो, उसकी भूमिका बदल रहे हो। इस कारण से ऊर्जा के रूपों के परिवर्तन को आप धीरे करते रहे हो, इस तरीके से आप उसके उपयोग को रख लेते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी यूज है, उसके भी फोर्सेस होते हैं, चुम्बक वगैरह कैसे काम करते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिन पार्टिकल से बने हैं एज ए ह्यूमन, इंसान के रूप में, हम भी एटम के थ्रू ही बने हैं, हम भी क्वांटम बॉडी ही हैं। अगर हम माइक्रो, है ना, सुपर माइक्रो जिसको कह सकते हो, आपका मन हो, नैनो क्वांटम, जो कहना हो कहो उसको, तो उस लेवल पे तो
जैसे 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 तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारी बॉडी भी एक करंट को फ्लो करती है, तो हमारा भी एक मैग्नेटिक एरिया है। वीक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जब हम ब्लड सर्कुलेशन वगैरह पढ़ते हैं तो भी हम माइक्रो एंगस्ट्रॉम के करंट्स की बात करते हैं, उन फ्लो की बात करते हैं, क्लास में है हम लोग। तो देखो क्या है, अगर हम किसी ऐसे नॉलेज को लेते हैं जो रिपल कर रहा है, तो फिर दिक्कत होगी। तो देखो क्या है कि किसी भी जब नॉलेज को, हम किसी चीज को जब पढ़ रहे हैं, तो उसका तरीका हमको खोजना चाहिए कि इन विच वे हमारा माइंड या हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है, या जो हमारे एटम्स हैं, या जो हम जो फॉर्म हो रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा सर्किट है, वो किस चीज को अट्रैक्ट करेगा और किसको रिपल कर रहा है। अगर रिपल कर रहा है तो फिर खतरा है, तो फिर खतरा है, रिस्क है। तो देखो ज्ञान में क्या होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए। अब जैसे हमने देखा है कि अगर हम इस पे गेंद, दो लोग को खड़ा कर दें, और अगर हम एक दूसरे की ओर तेजी से गेंद फेंकें, तो ये रिपल होंगे। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को इस तरीके से फेंकें तो ये कैच करे, और इस तरीके से फेंकें ये कैच करे, तो दोनों पास आएंगे, दोनों पास आएंगे। ठीक, चुंबकत्व तो ऐसे ही काम करता है। और ये मॉडल होना चाहिए बूमरैंग मॉडल। बूमरैंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। जब हम देखते हैं तो जो एक बूमरैंग, एक खिलौना कह सकते हो, कोई चीज जिसको हम थ्रो करते हैं और वो घूम करके वापस आता है। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी हमारी डिजाइन होनी चाहिए थी, कुछ होना चाहिए था, वो पहले अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर के चले और पहले हैवी करे, फिर उसको डिडक्ट करके आसान करे। तो क्लास भी ऐसे डिजाइन होनी चाहिए, शुरू में भारी होंगी, बाद में जब लिंकअप होना लगे तो वो फिर उसको आसान करें, खास डिजाइनिंग के साथ होनी चाहिए। और यहां पे देखोगे फिर क्या है, यहां ये इस तरीके से पतला होता है, पतला होता है। तो जब थ्रो करते हैं तो वो घूम के आता है। तो ये क्या है, यहां ये दूसरे विषय होने चाहिए। तो जैसे अगर कोई सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, एनसीईआरटी लिखी जा रही है, कोई चैप्टर हमने पढ़ा, सोशियोलॉजी का पढ़ा, तो फिर उसमें होना चाहिए कि साइकोलॉजी से कहाँ मर्ज कर रहा है, इकोनॉमिक्स से क्या इसकी धाराएं हैं जो जोड़ती हैं इसको। तो वो चैप्टर क्लास में वो जगह बताई जानी चाहिए, और इनिशियल एजुकेशन से बताई जानी चाहिए। मानविकी के विषयों में विशेष रूप से जोड़ा जाना चाहिए। अगर ये जुड़ाव नहीं है, ये जुड़ाव नहीं है, तो कंफ्यूजन है, क्योंकि ऊपर आकर के आपको जुड़ाव लगेगा। क्योंकि आप जब दर्शन में जो चीज पढ़ोगे वो साहित्य में भी दिखेगी, वो सोशियोलॉजी में भी दिखेगी। जैसे अगर हम उत्तर संरचनावाद की बात करें, या संरचनावाद के किसी ऐसे शब्द का मैं नाम ले रहा हूं, अभी टेंशन नहीं लेंगे उसकी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो साहित्य में नहीं है, वो साहित्य में भी है, वो भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक में है। साहित्य का पूरे जो व्याख्या है मुख्य रूप से लिटरेरी थियरीज पे होती है, जो थियरीज पे होती है। अब ये डिबेटेबल है कि थियरीज पे उसकी व्याख्या होनी चाहिए कि नहीं। सबसे कठिन काम जो है, सबसे कठिन विषय वास्तव में कोई है तो साहित्य है। क्योंकि देखो, जब किसी को जैसे नॉवेल लिखना है तो उसको वो सारे सिद्धांत, सब कुछ, सारे थॉट प्रोसेस, सारे डेरिवेशंस पता होने चाहिए, तब वो उस स्ट्रक्चर को डिराइव करे और प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़े। लेकिन हमने नॉवेल राइटिंग को क्या बना डाला है, हम तो मनोरंजन कर दिए हैं उसको। तो मनोरंजन के लिए मनोरंजन इंडस्ट्री हमने बनाई थी, जो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे अब आमिर खान को लीजिए, तो वो कोई हिस्टोरिकल मूवी लेगा तो इतिहास को समझाएंगे वो लोग, देश प्रेम को। तो मनोरंजन के लिए मनोरंजन उद्योग होता है प्रॉपर, लेकिन वो ज्ञानमय है। और जिसके जिम्मे सबसे बड़ा काम था साहित्य, वो अज्ञानमय है। उसको रंगमंच का कलाकार बना दिया है। उसमें किसको यूज किया,
मनोविज्ञान से फ्रायड को ले लिया, कार्ल मार्क्स को ले लिया, तो मार्क्स, फ्रायड, अरे आप और बहुत आप गए तो आप थोड़ा सा जो है उपनिषद वगैरह जोन से थोड़ा सा लेकर के समझा दिया। तो यार आप गलत कर रहे हैं ना इसको। साहित्य को इसलिए या तो अच्छा जो अब जैसे रामचरितमानस है, तो जब तुलसी ने उसको लिखा तो तुलसी ने खुद उसमें बोला कि जो है इसमें जो उपनिषद वगैरह जो दर्शन वगैरह मैंने समझे हैं वो सबको मैंने सीक्वेंसिंग में पिरोया है। तो जब आप रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ोगे, उसको देखोगे, तो उसमें आपको वो दर्शन दिखता है, तुलसी के लेखन में दिखता है। जैसे मैंने आपको जब विभीषण गीता बताया, तो विभीषण गीता, अगर आप विभीषण गीता को पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जब रामचंद्र जी और विभीषण का संवाद होता है तो वो असल में बहुत बड़ा दर्शन है। गीता क्या है? गीता सार रूप से लिखी गई, उसके अभ्यास को कहा गया, तो गीता उस मकसद से लिखी गई। तो हिंदू जो धर्म की किताबें, जैसे हिंदुज्म में क्या है, जैसे अदर रिलीजन के साथ क्या है कि रिलीजियस बुक है वो रिलीजियस है, उसमें उसका बड़ा हिस्सा है। लेकिन हिंदू धर्म में जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, असल में वो धार्मिक नहीं कही जा सकती, बल्कि उसमें बहुत बड़ा दार्शनिक तत्व बहुत कुछ है, क्योंकि वो समय के विकास को धार्मिक तत्व कहाँ है? आपके अथर्ववेद में है, वेद वाले एरिया में है। और जहाँ से उपनिषद और उसके बाद का दौर शुरू होता है, वहाँ पे आप खंडन है दुनिया भर की चीज़ों का। तो साहित्य का दायरा बहुत होना चाहिए। अब मैंने तो देखा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर यूपीएससी सवाल पूछ रही होगी तो जरूर ये पूछ रही होगी कि ये है और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। ये जरूर पूछा होगा, अगर पूछा होगा तो, क्योंकि किसी ऊपर वाले स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति जरूर ये पूछेगा कि सवाल। अब उसका प्रैक्टिकल यूज लिखने के लिए आपको ये सारी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, तब आप उसको बेहतर लिख पाओगे। नहीं तो वो फिर क्या है कि आप सिगमंड फ्रायड, कार्ल मार्क्स, हाँ फिर तो आप तमाशा बना रहे हो, मजाक है ना ये फिर। तो ये जरा हमको समझने की जरूरत है। और इवन हम विषय सारे अच्छे हैं, सारे यूपीएससी में स्कोर करते हैं, लेकिन बस इतना सा होता है कि आप उसमें लिख क्या रहे हो। अगर आप विषय की मांग को पूरा कर दोगे, जो सवाल में पूछा गया, तो हर विषय पर्याप्त अंक देता है। और किसी के नहीं आए किसी विषय में तो ये उसका व्यक्तिगत दोष है, उसको खुद खंगालना चाहिए, ना कि व्यवस्था को, इतने विषयों के विकास को। आपने तो पूरी व्यवस्था को ही चैलेंज कर दिया। हाँ, अब दो बच्चे हैं मैथ्स पढ़ते हैं, एक बच्चा मैथ्स में जो है टॉप कर जाता है, दूसरा जो है मैथ्स में कक्षा 10 में 6 बार से फेल हो रहा है। तो भाई मैथ्स में दिक्कत है कि उस बच्चे में दिक्कत है? हाँ, अगर किसी को नहीं आए सोशियोलॉजी में नंबर, तो वो उसका अपना मानसिक दोष हो सकता है। भाई उसको सुधारो, कहीं कमी रह गई होगी, हो सकता है वो दौर अलग हो, किताबें ना हो, अच्छा ना उपलब्ध हो पाया हो, पढ़ ना पाए हो, समझ ना पाए हो, दौर होता है। लेकिन 2020 में बहुत कुछ उपलब्ध है। लोक प्रशासन में नंबर आता है, हिस्ट्री में नंबर आता है, दर्शन शास्त्र में भी नंबर आता है, सारे विषयों में नंबर आता है। तो ये कहना, इंक्लूडिंग मतलब लिटरेचर में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, सब हर विषय में आते हैं, तो ये तो कहना बहुत गलत है। बल्कि आप क्या करिए कि आप ये देखिए कि इस बूमरैंग में आप किस विषय को की ओर जाओगे। और अब देखो, जो काम सरकार ने नहीं किया, मैं बिनोवा के उस स्टेटमेंट को करूंगा कि जब मैं पोचमपल्ली में वो बैठते हैं, तो वो जब कि सर वहाँ पे नक्सल भी आ चुका होता है, पोचमपल्ली के कपड़े भी हैं एयर इंडिया वगैरह में, है ना, यूज़ भी किए जा रहे हैं, उनकी प्रिंटिंग वगैरह बड़ी अच्छी होती है। तो जब विनोद भाई वहाँ बैठे हुए हैं, तो जो गांव वालों की मीटिंग होती है, 18 अप्रैल है, ये 51 का दौर है, कि जमीन भूमि वितरण के लेकर के समस्याएं हैं, उधर नक्सल बढ़ रहा है, जैसे माओ बढ़ रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, माओइस्ट, वो सब बढ़ रहे हैं, तो वो दबाव है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब उन्होंने कहा कि जो हल सरकार नहीं कर पाई, उसका जो है हल हमें खुद कर लेना चाहिए। तो आप कब तक सरकार के भरोसे बैठोगे कि सरकार पहले वो किताबें लिखे, या अब भारत के विश्वविद्यालयों में तो राजनीति हो रही है, भारत के विश्वविद्यालयों में तो राजनीति हो रही है। अब मैं एक, देखिए मेरे इसमें मैं पढ़ रहा था, तो अगर वो मिल जाए तो संयोग है।
मिल जाए तो सही, जाने दीजिए, छोड़िए ऐसे बात। तो असल में आप कितने ज्ञान को लेकर के चल पाते हो, क्योंकि देखो, और याद रख लेना, अब जैसे ये बूमरैंग है तो इसकी डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, जब आप इसको सही तरीके से विषय को पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये रखो कि कहीं ना कहीं अंदर से जुड़ेगा, और पढ़ने के बाद इसको भूल जाओ, थ्रो कर दो, क्योंकि ये वो मॉडल है जो लौट के आएगा। अगर वो सही डायरेक्शन में आपने उसको वर्क किया तो उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आके खड़ा होता है कि हम पता कैसे चलेगा कि ये बूमरैंग सही डिजाइनिंग हो रही है कि गलत डिजाइनिंग हो रही है, ये पता कैसे चलेगा? तो इसको हमेशा प्रैक्टिकल से जोड़िए। अगर आप जो पढ़ रहे हो वो बात अगर आपको व्यवहार में दिखने लग रही है तो इसका मतलब जो आप बना रहे हो वो राइट डायरेक्शन में, जो आप डिज़ाइन कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में। दिमाग आपका सवाल उठा रहा है पढ़ने के बाद, ये ऐसे आप नेट पे कुछ खोजने लगते हो, कुछ पढ़ने लगते हो, तो बूमरैंग बन रहा है। लेकिन अब यहीं पे बूमरैंग बना है, परेशान हो जाओगे तो दिक्कत होगी। थोड़ा प्रक्रिया है, अध्ययन एक संचयी प्रक्रिया है, धीरे धीरे बनती है, समय के साथ बनेगा, वो मॉडल डेवलप करेगा। तो ये आप जानते हो, इस क्या होता है कि अगर आप किसी लेक्चर को सुनते हो तो आप सिर्फ 5% 24 घंटे के बाद कैरी कर पा रहे होते हो, लेकिन लिख लेते हो, उसको रिपीट करके सुन लेते हो तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। जैसे हमने रिकॉर्ड करके क्यों दिया आपको, नोट्स हाथ से लिख करके, मतलब डिजाइन करके क्यों दिया कि क्लास में आप जब आप सुन रहे हो तो रिलैक्स होकर सुन सको, फिर इस रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा देख सको, क्योंकि 24 घंटे के बाद जब रिवाइज कर लोगे तो रिपीट हो जाएगा, 2 से 3 बार उसको नोट कर लोगे, समझ लोगे, है ना, नोट्स मैच कर रहा होगा, रिवीजन आसान होगा, तो वो ज़्यादा समय तक कैरी होगा। और जानते हो सबसे ज़्यादा कैरिंग कहाँ पे होती है? 90% के आसपास जो आपने पढ़ा है वो कैरी हो जाता है टीचिंग में। दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका जो है, अगर आप चाहते हो कि इस बूमरैंग को डिजाइन करो और अब चलो, तो याद रख लेना, पढ़ाओ। जैसे कोई चीज समझी, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी बात कोई समझ में आई, तो फिर जो भी मिल रहा है उसको इकोनॉमिक्स बता दो, जो मिल रहा है उसको इकोनॉमिक्स बता दिया। तो जितना आप अब आप समझ में आए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता क्यों है, ज्ञान बांटने से बढ़ता क्यों है। ये 90% तक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अध्ययन है। तो जब आप, अब जैसे मान लो अगर आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है और सबसे चीज़ों को समझना है, तो बेटर फॉर्म ये है कि आप उसको ट्यूशन पकड़ो, किसी का 11-12 के बच्चे का ट्यूशन पकड़ो, तो ट्यूशन पकड़ लो, उससे अर्निंग भी होगी और उसको मन से पढ़ा भी लोगे रोज घंटा 1.5 घंटा, तो आप कुछ समय के बाद वो सब कुछ जान भी जाओगे। और कोई नहीं मिल रहा, ट्यूशन नहीं पढ़ रहा, वो है, तो आपस में अब हमें जरूरत क्या है कि सरकार नहीं बना रही, हम इसको बनाएंगे। तो यहां पे आवश्यकता है ज्ञान की सहकारिता की। देयर इज अ नीड ऑफ द कॉपरेट, है ना, कोऑपरेटिव ऑफ नॉलेज, कोऑपरेटिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ज्ञान शब्द में उलझेंगे नहीं। हाँ, बहुत खूबसूरत शब्द है, आगे जाके और समझ में आएगा, लेकिन उसको लिंकअप करना है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो शिक्षा को हमेशा सही तरीके से लेकर के चलेंगे आप। और आजकल हिंदी में जो लोग YouTube पे हैं उनको छोड़ दीजिए, बेहतर है। हिंदी में जो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा चले जाइए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ और थोड़ा अंग्रेजी समझने की कोशिश कीजिए। उस वीडियो को देखेंगे तो चूंकि वो क्या करते हैं, एनिमेशंस पे जाइए, एनिमेटेड वीडियोस हैं जो अंग्रेजी के साथ आते हैं, और आजकल वो कैप्शन भी लिख उठता है उसमें, तो थोड़ा उसको आसान हो जाता है। जैसे कुछ दिन देखते रहेंगे एनिमेशन के साथ, तो पिक्टोरियल फॉर्म में आता रहता है, तो समझ में वो बेटर आ रहा होता है। तो किसी चीज़ को समझने के लिए एनिमेटेड वीडियोज़ पे जाइए और देखिए बाहर वाला। जैसे वॉक्स एक बहुत अच्छा चैनल है ना, अरविंद ऐश एक हैं, फिजिक्स बहुत अच्छी बताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम वॉक्स को तो जो VUX है उसको ज़रूर देखिए,
आपको समझ में आएगा। तो देयर इज अ नीड, ये इस चीज की जरूरत है, हमको बूमरैंग एजुकेशन की जरूरत है। और एक इस तरीके से चीजों को डेवलप किया जाए कि वो सबके काम में आए, और जब वो बदलने लगेगा ना तो आप बदल जाओगे। अगर शिक्षा काम नहीं आई, पढ़ने के बाद भी भय कहीं व्याप्त रह गया है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो मेमोरी का हिस्सा है, वो आपको पिगी बैंक बना रहा है। पॉलो फ्रेरो ने कहा था कि पिगी बैंक जो है इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करे, रट रहा है, तो उसको लगता है कि जो रट रहा है वही ज्ञान है, वही समझ, तो गड़बड़ है। इसीलिए ज्ञान, मैंने कहा ना, ज्ञान मेमोरी पे चला जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। बड़े ज्ञानी हैं, अब पहले भी ज्ञान ऐसे था। तो ज्ञान को जब एक्टिविटी से नॉलेज को जोड़ेंगे तो जो क्या है वो समझ है, उसको हम समझ बोलते हैं। तो बेहतर शब्द क्या है हमारे लिए? समझ, है ना? तो समझ की ओर अपनी रुचि को बढ़ाना है। इस क्रम में ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक, मिटा दो इसको। और आपस में ज्ञान की सहकारिता को बढ़ाइए, एक दूसरे से पूछिए, अगर आप कुछ समझ रहे हो तो उसको बताइए। बताने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। है ना? अच्छी बात है, ये करोगे फायदा रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। हाँ, थोड़ा सा तो बूमरैंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, ये है जरूरत इस दुनिया की। और सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर हम इस ट्रायंगल में हैं, अगर हम इस ट्रायंगल में हैं, तो हमने जब निवेश मॉडल, इकोनॉमिक्स पे आते हैं, जब हमने निवेश मॉडल समझे तो हमने ये समझा कि यहाँ की एक अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जब समाज है तो हमने इसको श्रम के प्रवाह से जोड़ा ना, श्रम की पूर्ति से जोड़ा, यहाँ से आ रहे हैं। तो एक वेलफेयर स्टेट है, फिर हम वर्कफेयर पे आए, हमने देखा काम करने वालों को सुरक्षा की बात की हमने, फिर समय के साथ हमारी समझ बदलती है तो बदलता। अगर हम ये आर्थिक निवेश मॉडल हो गए, जो अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके निवेश, पीपीपी वगैरह, एसईजेड वगैरह, उस तरह का जो मुद्दा है, टैक्स में कट हो गया, सब्सिडीज हो गई, हाँ, इंसेंटिव, दुनिया भर के सपोर्ट सिस्टम की जो बात करते हैं, वो आर्थिक निवेश मॉडल हो गए। और इवन लेबर, मान लो हम इधर के थ्रू स्किल्ड प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो भी आर्थिक निवेश मॉडल ही है, स्किल वाला जो है। और अगर हम इसको ध्यान से जोड़ें तो यहाँ पे एक सामाजिक निवेश मॉडल है। सामाजिक निवेश मॉडल में हम मुख्य रूप से, हमें जहां ध्यान देना चाहिए वो उद्यमशीलता है। अब देखो, ये यहां से जुड़ा हुआ है, आप यहां पे अलग अलग नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहां पे बेसिकली ये जो हिस्सा है ना, ये इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का हिस्सा है। शुम्पीटर को सोशियोलॉजिस्ट भी मानते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, तो मिक्सअप है उनके थिंक में, विचारों में। तो अब यहाँ ये समझने की उद्यमशीलता आधारित, तो अगर आप उद्यमशीलता पे हैवी निवेश हम करते हैं, मतलब ह्यूमन कैपिटल पे, तो निवेश मॉडल कैसा होना चाहिए? फिजिकल कैपिटल पे तो सड़क, बिजली, पानी जो बना रहे हो वो सब बनाते चले जाओ। और मुख्य रूप से हमने देखा कि हमने कहा कि टेक्नोलॉजी हम फोकस कर दिए ऐसे करके, तो हमने कहा कि ये जो है तकनीकी पे निवेश हम ज़्यादा करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करें। तकनीकी खुद ही संरचना को बदलती है और लोगों को प्रेरित करेगी काम के लिए, एक ये है। और इसके साथ हम ह्यूमन कैपिटल। लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब थोड़ा सा यहाँ पे एक दुविधा हमें समझ में आती है, क्योंकि जब हम समझ में आ रहा है, हमको आ रहा है ना, क्लास में है ना हम लोग, तो जब हम मानव पूंजी पे करें, स्वास्थ्य पे करें, उसकी शिक्षा पे करें, और शिक्षा कैसी हो, बूमरैंग मॉडल पे हो, उसको ह्यूमन कैपिटल अगर सही से बनाते हैं, तो उसको सिर्फ एक चीज की, स्किल की जरूरत नहीं है। असल में सारी फसाद की जड़ जो है कहीं ना कहीं आके खड़ी होती है जब आप एक पर्टिकुलर स्किल को, जैसे ये पहले का एक दर्शन है जिसमें आपने पहले का जो एजुकेशन क्या है कि जो बाकी जिस एजुकेशन की हमने बात की, आपने कहा वो एलाइट्स के लिए है, वो अभिजनों के लिए है, और नीचे के लोगों के लिए वोकेशनल कोर्स है, व्यावसायिक शिक्षा है।
तो कहीं ना कहीं हम अभी भी हम इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। स्किल फॉर whom यार, किसके लिए स्किल की बात कर रहे हो और किस तरह की स्किल की बात कर रहे हो आप? उस श्रम की सप्लाई थोड़ी है सिर्फ समाज। तो उद्यमशीलता की ओर जाना चाहिए, ब्रॉड स्ट्रक्चर बूमरैंग मॉडल की तरह एजुकेशन को डेवलप किया जाना चाहिए। और जब हम उद्यमशीलता पे निवेश करेंगे, लोगों की समझ की क्षमता को, जैसे सोशियोलॉजी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से उसको मर्ज करेंगे, साथ में उसको एक टेक्नोलॉजी का ये जोन है, मतलब स्किल डेवलपमेंट को इन विषयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जब इसको जोड़ोगे तभी वो व्यवहार की दुनिया में बाकी मांग और पूर्ति और बाकी चीजों को बेहतर तरीके से समझेगा, ज्यादा उद्यमशील हो सकेगा। ज्यादा उद्यमशील हो सकेगा तो खुद ही उस तरह की मांग करेगा। जैसे खुद उस तरह की मांग करेगा तो तकनीकी पे अपने आप निजी निवेश बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही निजी निवेश तकनीकी पे बढ़ता चला जाएगा। तो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है भारत के, उसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ किसको शामिल किए जाने की जरूरत है? मानविकी के विषयों के अध्ययन को। और इनकी समय सीमा 60-70, 2 महीना ना करो कि 60 दिन ट्रेनिंग दी, एक सर्टिफिकेट दिए, कहीं लगा दिए प्लेसमेंट में। जब आप इस मॉडल पे चल रहे हो तो फिर तो आप श्रम, इसको आपने क्या समझ रखा है? और विश्वविद्यालय सबसे खूबसूरत जगह क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे टीचिंग हो रही है ना, प्रैक्टिकल यूज हो रहे हैं। तो वहां से पॉलिटिक्स को हटा देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक तर्क ये है कि राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा विश्वविद्यालयों से मिलती है, सब कुछ इस तरह का तर्क है। तो एक अलग से बनाओ स्ट्रक्चर जहां विभिन्न विश्वविद्यालयों के बच्चे से, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, एक एरिया है, वहां उस जिले में जितने भी कॉलेज हैं, सब कुछ है, सबका अपना एक पॉलिटिकल बॉडी हो। कॉलेज के अंदर प्रचार वगैरह नहीं हो सकता है, वो जोन हो, है ना कि नहीं? और आप वो मीडियम बना सकते हो किस तरीके से लोग अपना कैंपेन करेंगे, क्या करेंगे, ऑनलाइन अपनी बातों को समझाएं। फेसबुक है, यूट्यूब है, दुनिया भर के हैं, वो वहां पे आकर के प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन। अब क्या जरूरत है, जब समाज खुद ही इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गया है भारत में राजनीति सिखाने की, तो विश्वविद्यालयों को क्या जरूरत है? भारत में तो गांव तक में राजनीति है। जब आपने पंचायत चुन लिया, जब आपने मॉडल चुन लिया, तो पंचायत तो अपने आप राजनीति और पार्टिसिपेशन को सिखा रही है, सहभागिता को। तो पंचायत के साथ विश्वविद्यालय की क्या जरूरत है? पंचायत में राजनीति मजबूत करो, पंचायत में उस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को स्ट्रांग करो आप, और यूनिवर्सिटीज को बाहर करो उससे, कि नहीं? हाँ, और राजनैतिक अध्ययन के संदर्भ में आप चाहो तो कॉलेज अलग बना दो, क्योंकि वो राज्य किसको सस्टेन करने के लिए आवश्यक है, राज्य को चलने के लिए वो आवश्यक है। तो पंचायती राज तो अपने आप एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग का बढ़िया मॉडल है, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक क्या कहते हैं, प्रशिक्षण का वो बढ़िया मॉडल है। तो उस पे जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि विश्वविद्यालय में जितना शिक्षा का काम होगा उतना बच्चा, और बच्चों को भी, इसीलिए आप देखो ना पीएचडी वगैरह लेवल पे करते हैं विशेषज्ञ, तो उनसे टीचिंग कराई जाती है, उनसे टीचिंग कराई जाती है। तो हर लेवल पे ये मॉडल हम बना सकते हैं कि नहीं? कि आप ऐसा रूल बना दो कि अगर एक क्लास में 45-50 बच्चे हैं तो वो 3-3, 4-4 बच्चों के ग्रुप में 8 घंटे का पीरियड होता है, 1 घंटे के पीरियड में 6-6, 7 बच्चों का ग्रुप रहे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे, वो रोज 1 घंटा उनका कार्यक्रम बना दो। क्योंकि उसके थ्रू, और एजुकेशन को बूमरैंग से जोड़ो, वो टीचर की देखरेख में हो सकता है। तो आप, अगर आप चाहें तो आप इस तरह के मॉडल्स को डिजाइन कर सकते हैं जिसका आउटपुट बहुत ज्यादा हो सकता है। और उद्यमशीलता पे निवेश किए जाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ स्किल को। जब तक आप ह्यूमैनिटीज के विषयों से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कोई मतलब की निकलेगी नहीं, तब तक वो निकलेगा नहीं, तब तक आप उसको भटकना है। क्योंकि एक स्किल लेकर के तो चला आया और फिर एक तंत्र विकसित हो जाता है जिसके अंतर्गत गुलामी जगह जगह घेरे रहती है। क्योंकि आपकी जो विशेषज्ञता है वो आपको इतर चीजों को आप सोच नहीं पा रहे हो। तो जब आप सोच नहीं पा रहे हो तो आप नई बाजार कहाँ तलाशोगे, अपने लिए नई लेबर मार्केट कहाँ तलाशोगे, अपनी योग्यता को कहाँ करोगे, और खुद अपना व्यवसाय करोगे, कैसे स्वरोजगार में जाओगे, कैसे उद्यमशीलता को विकसित करोगे जब तुम एक ही चीज को जानते हो। तो
और एक और ध्यान में रखना है कि अब ब्यूरोक्रेसी विशेषज्ञता की ओर जा रही है तेजी से भारत में। जैसे दुनिया के पश्चिमी देशों में है वैसे भारत में होता चला जाएगा। तो विषयों के चुनाव में ये देखना है कि किस विषय की विशेषज्ञता को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जब आप अभी के रिक्रूटमेंट जोन में जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या आपका काम है। और सारे विषय जब अपने आप को अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, वो विषय ठीक से पढ़ाए जाएं, तो वो आपको जीएस में, निबंध में सारे विषय हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लिटरेचर नहीं करता, नहीं, लिटरेचर भी करता है। लिटरेचर भी जीएस में आपको हेल्प करता है, क्योंकि अगर लिटरेचर को आप लिटरेरी थ्योरी के थ्रू पढ़ेंगे तो वो आपको रेशनल रीजन के थ्रू डेवलप करेगा। और जब तर्क गढ़ेंगे आप, तो किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि राज्य की बात ही नहीं है साहित्य में, जरूर होगी। समाज की बात नहीं है, समाज का तो दर्पण बोला जाता है वो। क्या अर्थव्यवस्था की बात नहीं होगी? जरूर होगी। लेकिन क्या वो साहित्यिक सिद्धांतों के साथ बताए जा रहे हैं कि उसको खाली वही फ्रायड, मार्क्स और 4 मनोरंजन के वो हैं, उसी में कूले व्यक्तित्व, ये प्रेम प्रसंग और दुनिया की बातें की जा रही? तो सारे विषय सामान्य अध्ययन में आपको तार्किकता की ओर ले जाते हैं और मदद करते हैं। सब निबंध में हेल्पफुल हैं। इन सब चीज़ों पे तो उलझना ही नहीं है। और दूसरी बात है बेटा, ये है बाजार। बाजार है तो सबको अपना अपना है बेचना। बेहतर आदमी वो हो जो बोल दे कि भाई मेरा विषय भी ठीक है, उसका भी ठीक है, सबके ठीक हैं, अच्छे हैं। जब घुमा फिरा के तुमको यही बताना है कि तुम्हारी वाली पकौड़ी ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हारा समोसा सबसे बढ़िया, हाँ, जब आपको तर्क सिर्फ इसलिए गढ़ने, खाली अपने समोसे अच्छे बताने हैं, तो फिर यार आप टीचर थोड़ी हो यार, आप तो फिर गलत कर रहे हो ना। फिर तो कुछ आप गलत गढ़ रहे हो, जो आपको समझना पड़ेगा। एक बार अंतर्मन को खुद हमें झांकने की ज़रूरत होती है कि असल में हम शिक्षा को, जो शिक्षक के रूप में है, वो उसको कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, ये हमें निर्धारित करना। यहाँ कोई साधु वाला मुद्दा नहीं है भाई, किसी से ये थोड़ी ना कहता हूँ कि तुम साधु हो जाओ। अरे व्यवसाय कर रहे हो, व्यवसाय करो, पैसा कमा रहे हो, कमाओ। लेकिन उसका एक पैटर्न है। हर जगह अलग अलग तरीके की चीज़ें बनी हैं कि नहीं। धन, आप बेहतर चीज़ करें, बढ़िया करें। देखो ना कितना अच्छा करता है बायजू का जो, मैं देखो सिविल वाले मॉडल पे बायजू नहीं जाऊंगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो मकसद नहीं है, क्योंकि वो हम जान रहे हैं। लेकिन हाँ, उसका जो स्कूल वाला जोन में जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, बच्चों के लिए किया है, जो एनिमेशंस हैं उसमें, वो जरूर अच्छा है। तो शिक्षा में भी बहुत बड़ी बाजार है। 2035 तक जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले लोग रहे, उनकी आयु मतलब संख्या 16, 18, 17, 18, 20 ऐसे करोड़ों में है। तो अगर आपको किसी को कुछ डिज़ाइन करना है, बेचना है, पैसा का उसका तरीका है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी ना होता है यार कि जो थोड़ा बहुत है उसी को डिस्ट्रॉय कर दो, दुरुपयोग कर दो। आप तो फिर वो उस बच्चे वाली हरकत में जोन में फंस गए हैं कि जैसे घर में 4 भाई बहन थे और 4 केला आया, तो किसी तरह पहले अपना वाला जल्दी खा गए, फिर दूसरे का छीन रहे हैं, हाँ कि नहीं। ये तरीका थोड़ी ना। अरे केला बढ़ाओ यार, बाहर बहुत बिक रहा है, सक्षमता पैदा करो। सेब, बाहर ठेला लगा हुआ है, सेब है, केला है, संतरा, अनानास है, सब कुछ फैला हुआ है। तो अगर खाने की इच्छा है तो सक्षमता बढ़ाओ और उधर की ओर जाओ, पैसा कमाओ, ये कमाओ। इसी में 4 केले में छीन के मार डाले हो, तो मूल रूप से जो शिक्षक है ना, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। जैसे हम जैसे लोग नहीं परेशान होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक विषय के संदर्भ में चले, पढ़े और सब कुछ किए, क्योंकि हमारा विषय हमको नहीं कमज़ोर होने देता, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा उसकी डिमांड अलग होती है, उसकी समझ अलग होती है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये समझ में आया? उद्यमशीलता की ओर होना चाहिए। तो बूम रैंक कैसे डिज़ाइन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप लोग खुद एक दूसरे की भी मदद करिए। अलग अलग विषय को जानते हैं तो एक दूसरे को समझाइए कि आपके विषय में क्या है। अलग अलग आपका ऑप्शनल्स होता है तो उसमें बताइए, ये पढ़ा था मैंने, वो पढ़ा था, ये इसमें है, वो ऐसा है। एक दूसरे से पूछने में शर्माइए मत, लेकिन पढ़ाई की चीज़ पूछिए ना। प्रपंच करने की क्या ज़रूरत है, हाँ। और एक प्रेम प्रपंच जो मैं पढ़ रहा था, वो भी नए आधुनिक नाटक हैं सब। क्या ज़रूरत है उसको करने की। तो आप तो ऐसी जगह बैठे हो जहां अंतर्वैश्विक होने का इतना खूबसूरत मौका आपके पास है। बताओ, एक बच्चा फिलॉसफी पढ़ रहा है, वो विषय को जान रहा है, एक सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, एक इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। मतलब आपके पास तो
अगल बगल इतने सारे लोग हैं, कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कि नहीं? तो एक दूसरे से नहीं जान सकते कि तुम्हारे ऑप्शनल में क्या था। तो अगर वो बताएगा, थोड़ा सा समझ लिए, तो उसका उपयोग जीएस में नहीं होगा क्या, निबंध में नहीं होगा क्या? होगा ना। तो समझ की सहकारिता। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।